हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली का करंट अफेयर सेशन। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 31 अगस्त, यानी कि इस महीने का आखिरी दिन। तो चलिए जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब रिचेस्ट मैन तो हर कोई यही चाहता है कि हम रिचेस्ट मैन बने, काश हम दुनिया के सबसे अमीर पर्सन होते, लेकिन खैर वो सब तो सपना है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सबसे रिचेस्ट मैन कौन है, तो बच्चों वो रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, यानी कि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन पढ़ क्यों रहे हैं। एलॉन मस्क रिचेस्ट मैन है तो इससे हमारा क्या लेना देना। अच्छा, एलॉन मस्क तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे जेफ बेजोस, जिनका नाम है, जिन्होंने कि जो कि सीईओ हैं ऑफ अमेजोन, है ना, अमेजोन के फाउंडर है वो। फिर थर्ड नंबर पे हैं अडानी जी। अडानी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन चुके हैं। वर्ल्ड के तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन ही चुके हैं, प्लस ये एशिया के जो है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट यानी कि टॉप रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन चुके हैं। सबसे पहले कौन थे, अंबानी जी थे, अब उनको सरपास कर अडानी जी बन चुके हैं। अब देखते हैं कि इनकी जो वेल्थ है, इनका जो कितना, इनके पास कितना वेल्थ है, कितना पैसा है, वो है इनका $137.4 बिलियन। ठीक है, यानी कि 137.4 बिलियन डॉलर्स इनकी वेल्थ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एग्जीबिशन एंड समिट 2022। कौन से स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने ऑर्गेनाइज करी है। तो बच्चों क्या वो पुडुचेरी ने ऑर्गेनाइज करी है, क्या वो कर्नाटका ने ऑर्गेनाइज करी है, बिहार ने करी है, न्यू दिल्ली ने करी है। पुडुचेरी ने भी नहीं करी, कर्नाटका ने भी नहीं करी, बिहार ने करी, बिहार ने भी नहीं करी, न्यू दिल्ली ने करी। यानी कि न्यू दिल्ली ने इंडिया का 8th इंडियन इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे, प्रगति मैदान में हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट किया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, आज हम उसको मैजिकल कह सकते हैं, हम उसको स्टेडफास्ट कह सकते हैं, हम उसको मैग्निफिसेंट एंटरप्राइज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो भी जितना पूरा भी एक्सपोर्ट है, यानी कि जो निर्यात है, वो उसमें 45% यानी कि 45% का कंट्रीब्यूशन जो है वो करता है। जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 45% जो है वो एमएसएमई से आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्यों आता है। क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है, इंडिया जो है वो एनकरेज करिए एंटरप्रेन्योर्स को, राइट। और जो हमारा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत अभियान, है ना, इसके अंडर क्या है कि बच्चों सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग ऐसे स्कीम्स लेकर आ रही हैं, अलग अलग ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही हैं, जिससे कि हमारा जो इंडिया है उसमें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये एक्सपो हुआ था, इस एक्सपो में क्या बेनिफिट मिला, है ना। एग्जीबिशन हुई है तो क्या बेनिफिट मिला, इस एग्जीबिशन में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया एमएसएमईज को। तो उनको क्या, जो स्टार्टअप कर जिनका छोटा सा स्टार्टअप है, जो ट्रेड में करते हैं या किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बायर्स और सेलर्स से मीट कर सकें, अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें, अपने अलग अलग, अब देखिए अलग अलग स्टेट से भी आए थे और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से भी आए थे। ठीक है, तो जो लोग जो इंडिया के स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आए थे, उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिला, एक दूसरे के बिजनेसेस को समझने का मौका मिला। आपकी नीड्स क्या हैं, मेरी मेरी मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी जो नीड्स है क्या कोई और उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब एक बिजनेसमैन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो ग्रो करता ही करता है ना। और अब देखते हैं कि लेफ्टिनेंट, अब वो जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने कुछ उसके बारे में भी कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो एमएसएमई सेक्टर है वो 8% कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, जीएसडीपी में। जीएसडीपी क्या होता है बच्चों, जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। ठीक है, जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी जो जीडीपी है वो लगभग पहुंच जाएगी 2,03,716 करोड़। ठीक है, जो कि होगी
7.5% ज़्यादा होगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टाटा स्टील हैज साइंड MOU विद विच स्टेट टू सेट अप स्टील प्लांट विद स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, कौन से स्टेट के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? क्या वो हरियाणा के साथ किया है, क्या वो जम्मू कश्मीर के साथ किया है, क्या वो पंजाब के साथ किया है, क्या वो यूपी के साथ किया है? मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप तब तक आंसर गेस करने की कोशिश करो। चलिए, ना तो यूपी में हुआ है, ना तो हरियाणा में, ना तो जम्मू एंड कश्मीर में। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? टाटा स्टील के साथ, ताकि वो एक ऐसा स्टील प्लांट सेटअप करेंगे विच इज़ बेस्ड विद स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, EAF टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। इसमें बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा समझने की टफ नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी जैसे स्टील प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, तो स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो उनको रीयूज़ करेंगे, है ना, उनको फालतू में ऐसे ही फेंकेंगे नहीं, डिस्कार्ड नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम उसको रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी या फिर इस चीज़ को क्यों यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो कंपनी है यानी टाटा स्टील जो है उसका एक गोल है जिसका नाम है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। वो ये चाहता है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो हो जाए बाय 2045। ठीक है, इस वजह से वो अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं ताकि जितना कम से कम हो सके कार्बन एमिशन हम करें। ठीक है, जो पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है भागवत मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिस्ट से है, रैंक से है, इंडेक्स से है। वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय कशमैन एंड वेकफील्ड विच सिटी टॉप्स दी टेक रीजन हब लिस्ट, यानी कि कौन सी सिटी जो है वो सबसे टॉप लिस्ट पे है, किसमें कि वो टेक सिटी है। ठीक है, टेक सिटी की लिस्ट में कौन से सिटी जो है वो टॉप पर है? बेंगलुरु, गुरुग्राम, बीजिंग, पुणे। तो बच्चों वो है बीजिंग। ठीक है बच्चों, अब आप शॉक्ड होंगे कि इतने सारे इंडियन नेम है, बीजिंग क्यों है? इतने सारे इंडियन नेम इस वजह से हैं क्योंकि पहली तो है बीजिंग, ठीक है, बट दूसरी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो है उसकी सेकंड पोजीशन है इन द एशिया पैसिफिक रीजन, जो कि टॉप टेक हब है। ठीक है, टॉप टेक हम सब जानते हैं कि बहुत सारी जो, अगर किसी को टेक फील्ड में जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो आईटी सेक्टर के लिए तो बेस्ट है। उसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट है अगर आप बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, ये सारी क्या, गुरुग्राम चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, है ना, उसको गुड़गांव बोलते हैं बट इट्स लाइक गुरुग्राम। तो आप उनको वहाँ पे चले जाओ, आपको वो वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। दीज आर एमर्जिंग टेक सिटीज़, टेक हब्स, राइट। तो बेंगलुरु तो बहुत पहले से ही है। तो जो बेंगलुरु है इट रैंक्स दी सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड बीजिंग इज़ दी फर्स्ट वन। ठीक है, अब ये कैसे किया गया? टेक सिटीज़ हैं, इनको एनालाइज किया गया। ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट जो है, इन्होंने क्या किया, 115 लगभग 115 अलग अलग टेक सिटीज़ को स्टडी किया, फिर उन्होंने उसको रैंक किया। ठीक है, अब सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, अगर हम टॉप 10 लिस्ट पे जाते हैं तो उसमें चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ये सारी सिटीज़ भी टॉप 10 लिस्ट में हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो टेक सिटी है या टेक सेक्टर है, इंडिया में बहुत सारी टेक सिटीज़ जो है वो एमर्ज कर रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सारी टेक सिटीज़ हैं, और भी टेक सिटीज़ जो है वो बनेंगी, एमर्ज होंगी, बिकॉज इंडिया का जो टैलेंट है इट इज़ लाइक ग्रोइंग, प्लस इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है। चलिए, और एक और चीज़ जानते हैं बैंगलोर के बारे में। बेंगलुरु क्या है? इंडिया का एक सर्वे होता है, उसका नाम है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है कि कौन सी सिटी में आप बहुत आराम से रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रह सकते हो, इसका मतलब ये है कि कौन सी सिटी इतनी डेवलप्ड है टू प्रोवाइड यू विद ऑल दैट बेसिक फैसिलिटी एंड एमिनिटीज़, राइट। तो बेंगलुरु जो है आप वहाँ पे बहुत आराम से रह सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत आराम से अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? ठीक है,
लखनऊ, हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश। बच्चों ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इस सिटी को विज़िट नहीं कर चुका होगा, नहीं किया है तो उसका बहुत मन होगा करने का। लखनऊ नहीं, बनारस नहीं, ऋषिकेश नहीं, हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक ज़िला है। तो ये जो है वो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब देखते हैं बच्चों कि किसने किया है इसको। नीति आयोग ने इसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया है, और इन्होंने बोला है, और इन्होंने 3 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं, और ताकि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सिटी में ऐसा क्या है ना, इस सिटी में इतना डिफरेंट, इतना यूनिक क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे रिवर गंगा है, जो कि हिमालयन फुटहिल में एग्जिस्ट करती है ना, और प्लस यहाँ पे बहुत सारे घाट्स हैं, प्लस यहाँ पे हर की पौड़ी में गंगा आरती होती है। गंगा आरती तो ऐसी चीज़ है जो कि हर पर्सन जो है वो कभी ना कभी एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहेगा। बहुत मेस्मराइजिंग एंड सूदिंग एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है हर किसी को यहाँ पे, और हर किसी का मन है कि वो लाइफ में एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस ले, इस आरती में पार्टिसिपेट करे। प्लस टाइनी फ्लिकरिंग लैम्प्स आर फ्लोटेड ऑफ द स्टेप। इसका मतलब ये है कि जब भी हम जाते हैं या जब भी गंगा घाट के किनारे क्या होता है कि आरती होने के बाद जो है वो बहुत सारे लोग क्या दिया दिखाते हैं या फिर पूजा करते हैं रिवर गंगा की। तो वो क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, प्लेट मेड अप ऑफ लीफ, फिर उसमें फ्लावर्स रखते हैं, फिर उसमें छोटा सा दिया जलाते हैं, लैम्प से जलाते हैं। तो जब एक साथ सब लोग उसमें जलाते हैं उसको, पानी में जब वो फ्लोट कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल सीन होता है, ब्यूटिफुल सीन टू वॉच, बिकॉज इट रिप्रेजेंट योर कल्चर, हाउ ब्यूटिफुल योर कल्चर इज़, हाउ ब्यूटिफुल योर कल्चर लुक्स, राइट। सो इन दैट वे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। प्लस जब कावड़ मेला लगता है, हर साल कावड़ मेला लगता है हरिद्वार में, जब यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कंधे पे कावड़ ले जाते हैं, बाय फुट पैदल लेकर जाते हैं, अलग अलग जगहों से लेकर जाते हैं हरिद्वार तक, पैदल पहुँचते हैं। तो जो कावड़ मेला होता है वो ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द न्यू परिवार कल्याण कार्ड, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कौन से स्टेट ने, सॉरी इट इज़ नॉट द कंट्री, इट इज़ द स्टेट, फाइन। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है? नहीं। तेलंगाना ने किया है? नहीं। राजस्थान ने किया है? नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। यूपी परिवार कल्याण कार्ड, इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें कि आपका एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर होगा हर एक परिवार के लिए, ठीक है। अब इसमें ये कार्ड क्यों दिया जाएगा? ये कार्ड दिया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ताकि जो भी स्टेट बेनिफिशियरी फैमिलीज़ है, यानी कि जो सरकार के अंदर जो भी स्कीम्स होते हैं उनका बेनिफिट जिन भी फैमिलीज़ ने लिया उनका पूरा एक डेटाबेस बनाया जाएगा कि हाँ इस फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिला, इस फैमिली को पेंशन मिलती है, इस फैमिली को हाउसिंग बेनिफिट मिला। ये सारा ऐसा डेटाबेस जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ वन एशियन अंडर-20 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। एशिया की अंडर-20 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कौन सी कंट्री ने जीता है? प्लस उसमें अब हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया ने जीता है दोस्तों, ईरान ने जीता है दोस्तों, इराक ने जीता है या इंडोनेशिया ने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है? नहीं। ईरान ने जीता है? नहीं। इंडिया ने जीता है? नहीं। बट इंडिया जो है वो रनर अप है, यानी कि इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है इसमें, और इसके जो विनर है इराक है, सॉरी ईरान है, ठीक है। ईरान हैज़ वन दिस अंडर-20 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, राइट बच्चों। करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। अब हम देखते जो इंडिया है, मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया जो है, इंडिया हैज़ वन दी सिल्वर मेडल, प्लस इंडिया हैज़ क्वालिफाइड फॉर अंडर-21 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ठीक है। चलिए, यानोमामी टिकुना आर दी ट्राइब ऑफ विच रीजन। ये दोनों कौन से रीजन के ट्राइब्स हैं? तो बच्चों ये अमेज़न रीजन के हैं, अंडमान निकोबार के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चों वो आंध्र प्रदेश के नहीं हैं, अंडमान निकोबार के भी हैं, वो नहीं, अंडमान निकोबार के भी नहीं हैं, वो हैं अमेज़न रीजन की ट्राइब, ठीक है बच्चों। ये अमेज़न की इंडिजिनस ट्राइब्स में से आते हैं। अब देखिए, अब ट्राइब क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में
एक इंडिजिनस ट्राइब थी, उसका एक लास्ट पर्सन जो है वो डेड पाया गया, ठीक है, वो ट्राइब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जो उसका लास्ट पर्सन हैज़ ऑल्सो फाउंड डेड। तो क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं, जब ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है, वो ट्राइब्स इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ट्राइब है जिसको यूनेस्को ने रिकग्नाइज़ किया गया है, तो वो ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्राइब्स जो है वो फेमस ट्राइब्स तो आपको पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों आपसे, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द प्री समिट मीटिंग ऑफ टाइगर रेंज कंट्री। ठीक है बच्चों, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पहले हम देखते हैं कि प्री समिट जो है वो किसने, प्री समिट मीटिंग जो है वो किसने होस्ट करी है। ठीक है, इंडिया ने करी है, आयरलैंड ने करी है, अमेरिका ने करी है, नामीबिया ने करी है। आयरलैंड ने करी है नहीं, नामीबिया ने करी है नहीं, अमेरिका ने करी है नहीं, ये करी है इंडिया ने। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वो उसने क्या, इंडिया ने क्या होस्ट करी, इंडिया ने प्री समिट मीटिंग होस्ट करी। ठीक है, प्री समिट मीटिंग। अब फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी टाइगर कंजर्वेशन में, कब हुई थी, जनवरी 2022 में हुई थी। ठीक है, रशिया में टाइगर रेंज कंट्री समिट होगी, प्री समिट नहीं, समिट होगी कहाँ पे, रशिया में, वोस्तोक, व्लादिवोस्तोक रशिया में होगी। कब, 5 सितंबर को। ठीक है बच्चों, जो प्री समिट है वो इंडिया ने होस्ट करी है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज द विनर ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? मिशेल स्क्यूमर्चर, आर्टन सेना, मैक्स वीरस्टेपन, एंटोनियो अस्कारी। तो ये कौन जीते हैं बच्चों, ये जीते हैं मैक्स वीरस्टेपन। ठीक है, मैक्स वीरस्टेपन ने ये जीता है। और जो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन है सर्गियो प्रेस की है, थर्ड पोजीशन कार्लोस सेंस की है। और जो ये बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसका पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। ये क्या है, फार्मूला 1 मोटर रेस है, जो कि कब हुई थी, 28 अगस्त को हुई थी 2022। कहाँ पे हुई थी, बेल्जियम में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पनामा कैनाल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू है पनामा कैनाल का। ठीक है, ये क्लोज व्यू है पनामा कैनाल का, प्लस ये है आपका पूरा मैप। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है, जो पनामा रेंज है, ये वाली जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जोड़ता हुआ एक पनामा है, पनामा कैनाल यहाँ पे लाई करती है। अब इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपसे पूछा तो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज़ अगर यहाँ पे लैंडमार्क पूरा ऐसे ब्लॉक हो, है ना, फिर यहाँ से अगर आपको इस डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, शिप लेंगे, फिर शिप से आप यहाँ तक आएंगे, फिर आप थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, रोड वेज यूज़ करेंगे, फिर आप ओशन वेज यानी शिप वेज या फिर शिप यूज़ करेंगे अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है कि जैसे ही ये पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल आपको क्या फैसिलिटेट करता है कि आप अपना जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी whatever things you have manufactured and you are planning to trade or you are trading, तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में पनामा कैनाल से होते हुए आप इस डायरेक्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है, ये देखिए किस डायरेक्शन में जो ट्रेड है वो फैला हुआ है। ओशन जो होता है इट इज़ लाइक मच, क्या होता है ना कि थ्रू सी वेज या ओशन वेज से जो ट्रैवल करना या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज़ मच लेस एक्सपेंसिव दैन दी रोडवेज। ठीक है, क्योंकि ओशन में क्या होता है, आपको एक कैपेसिटी, जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, आपको एक बेनिफिट होता है कि आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो वन गो में आप कैरी कर सकते हो। अगर रोडवेज करते तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू वाटरवेज। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख सकते हो कि ट्रेड जो है वो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ द पनामा कैनाल। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड दी साउथ अमेरिका। आज का क्वेश्चन रहेगा, आज हमने पढ़ा, देखिए आप जनरली मैप देखते हैं तो आप जनरली मैप ऐसा नहीं देखते हैं, बट क्योंकि पनामा कैनाल एक्सप्लेन करना था तो इस वजह से मैप ऐसा है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सेंटर में, फिर आप उसको देख सकते हो कि एशिया साउथ ईस्ट एशिया में इसका ट्रेड कैसे हो सकता है, इससे ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसका ट्रेड कैसे हो सकता है, फिर ये फैसिलिटेट करता है यूरोपियन ट्रेड को भी। ठीक है बच्चों, अब हम आज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका स्विस कैनाल के ऊपर। ठीक है, स्विस कैनाल का सिग्निफिकेंस क्या है।
ठीक है, वो भी हम जानेंगे स्वेज कैनाल का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि स्वेज कैनाल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, और फिर हम उसको कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज अगर आप जो स्वेज कैनाल है उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, तो वो वैसे इंपॉर्टेंट है, प्लस ट्रेड की वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड एनहांस करना है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, तो स्वेज कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. And if you want to give us some feedback, you can give it in the comment section. So thank you. Take care. Thank you everyone.